कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो सुबह सुबह ना मैं बना रही थी अपने प्यारे से शहजादे हस्बैंड के लिए पराठा। और मुझे पता है क्या कहते होते हैं कि ना वो लच्छेदार जो पराठा होता है ना, मसलन जिसके बहुत ज़्यादा बल होते हैं जिस पराठे में, वो वाला बना कर दो। तो मैं ना कोई एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। कभी मैं किसी स्टाइल में बनाती हूँ, कभी मैं किसी स्टाइल में बनाती हूँ। अच्छा अब ना, अब शुक्र है कि मैं उनकी रोटी ना अब थोड़ी पतली सी बनानी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो पहले ना मेरे से थोड़ी भारी बन जाती थी, तो वो भारी खाते नहीं, मुझे कहते मोटी ना हो, बिल्कुल पतली सी होती है, हल्की फुल्का सा जिसको कहा जाता है ना, वो बनाया करो। तो यहाँ पे ना, अच्छा बच्चों के साथ ना देख लें, हम ख़वातीन के साथ क्या होता है कि हम साथ साथ बच्चों को भी देख रही होती हैं, साथ साथ कुकिंग का काम भी जारी हो रहा होता है। तो जब बच्चों को भी देखा जाए ना, तो पराठे की हालत कुछ इस तरह की हो जाती है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो इतने ज़्यादा भी नुक्स नहीं निकालते। थोड़ा बहुत तो कह ही देते हैं, लेकिन इतना वो जो है ना, रोटी को उन्होंने खा लिया था फिर भी, वरना वो कह सकते थे कि तुमने थोड़ी हार्ड जो है ना पराठा बना दिया है। जब छोटे छोटे बच्चे अपने आप को शेफ़ समझना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो कुछ इस तरह के काम कर रहे होते हैं। और मेरी सालिया को देख लें, 2 छुट्टियाँ करवाई हुई है इसने सुबह की, और मुझे कह रही थी मामा आप रोटी बनाएंगी ना तो मैं भी बनाऊंगी। तो इसने क्या किया है कि अभी मैंने इसको कपड़े चेंज किए ही थे, तो इसने सारा आटा ना अपने कपड़ों पे ऊपर लगा लिया। तो फिर गुस्सा ना आए तो फिर क्या करें हम। फिर भी मैंने ना इसकी शक्ल देख के ना, इसका फेस देख के इग्नोर किया। मैंने कहा आप मेरी प्यारी लाडली बेटी हो, चलो कोई बात नहीं, अब आप इसको छोड़ दो, मैं खुद ही बना लूँगी। कहती नहीं मामा एक मैं भी बना के देखूँ। खैर यहाँ पे ना मेरी हेल्पर आ गई थी और बहुत ज़्यादा लेट आ रही हैं। क्या बताऊँ इनकी स्टोरी में आपको, और मैं इनको इनकार भी नहीं कर सकती, इनको मैं छुड़वा भी नहीं सकती। कुछ आपकी ना आप ही की मजबूरी इस तरह की बन गई है कि मैं इनको इनकार भी नहीं कर सकती। तो ना आई हैं ये तकरीबन 12:30 बजे, और बस मैं इनका फेस देख के ना सब कुछ भूल जाती हूँ। फिर मैं कहती चलो शुक्र है आ तो गई है ना। तो यहाँ पे ना ये कमरा वगैरह साफ़ कर रही थी, मैं बाहर पराठा बना के अभी फारिग हुई थी। तो मैंने कहा मैं इनके पापा को ना नाश्ता देती हूँ। जब कमरा साफ़ होना तो सुकून से नाश्ता करने का बड़ा मज़ा आता है, और जब कमरे में गंद मंद हो ना, तो फिर दिल नहीं करता कि वहाँ पे बैठ के आप लोग नाश्ता कर सकें। अच्छा आप लोग सोचते होंगे कि आप एक ही कमरे में ज़्यादा रहती हैं, आप ड्राइंग रूम में भी जाया करें, आप डाइनिंग टेबल वाला जो एरिया वहाँ पर भी जाया करें। तो डाइनिंग टेबल जनाब अभी सेट वेट कुछ भी नहीं है उसका, सिर्फ एक साइड पर हमने उसको कॉर्नर में रखा हुआ है। जब भी उसकी सेटिंग होगी तब आपकी आप ही उसको इजीली इस्तेमाल कर सके। दुआ करें ना आप लोग कि सब कुछ सेट वेट हो जाए और आपकी आप ही डाइनिंग टेबल को भी यूज़ करने वाली बने। अच्छा मशीन तो मैंने अपनी ठीक करवा ली थी, लेकिन अभी वो ठीक थोड़ी थी, अभी तो उसको ऑयल देना भी बाकी था, उसकी क्लीनिंग जो है वो सारी करनी बाकी थी। तो यहाँ पे ना मैं इसका जो स्पेयर पार्ट जो इसके होते हैं ना वो खोल रही हूँ और इसको ऑयल वगैरह दे रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि ये ना किस तरह से आप इसको, हर मशीन का ना एक हिसाब होता है कि उसने अपने तरीके से ऑयल लेना होता है। मसलन किसी को किसी जगह पर डालना होता है, तो इसके ना कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर ऑयल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहते हैं कि वीक में 2 दफ़ा इसको ऑयल लाजमी दिया करें। वैसे टेलर ये कहते हैं कि जब भी आप कपड़ा स्टिच करने लगो तो आप अपनी मशीन को, सिलाई मशीन को ऑयल देना ना भूला करें। इससे यह कि मशीन जो है ना वो रवा चलती रहती है और उसकी आवाज़ भी जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो मेरी मशीन का भी कुछ ऐसा ही हाल था कि उसको ऑयल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। इसकी मोटर जो है ना वो जाम हो गई थी। यहाँ पे तो मैं इसको ऑयल दे रही हूँ ना, लेकिन ये चली नहीं थी, मसलन स्टार्ट नहीं हुई थी, टांका जो है ना ये दे नहीं रही थी, मसलन इसका टांका जो है ना वो बन नहीं रहा था। तो मैंने इसको क्या किया कि मैंने इसको सुबह के टाइम मैं ऑयल दे रही हूँ, जब मेरी हेल्पर आई थी तो मैंने इसको रात को जाके ना 6:30 बजे स्टार्ट किया स्टिचिंग का काम। थोड़ा सा मैंने स्टिचिंग का आज काम स्टार्ट किया, और मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। मोहम्मद इब्राहिम जैसे ही मैं इस तरह का काम स्टार्ट करती हूँ रोना स्टार्ट कर देता है। तो बस ये सब बड़ा मुश्किल हो रहा है मैनेज करना। लेकिन कपड़े भी तो स्टिच करने हैं ना, मैं अपनी बेटियों के कपड़े स्टिच किए बगैर रह नहीं सकती। मैंने रेडीमेड जो है ना वो ज़्यादा लाने नहीं होते। हाँ ये कह सकते हो आप लोग कि सर्दियों में ना हुड वगैरह या अपर्स वगैरह परचेज़ किए जा सकते हैं, लेकिन रेडीमेड कपड़े आपकी आप ही ख़रीद ले, हो नहीं सकता, कभी हो भी सकता है लेकिन ज़्यादातर ना मैं खुद ही स्टिच करती हूँ। अच्छा मशीन क्लीनिंग के लिए ना मैं कुछ ज़्यादा अपने ब्रश यूज़ करती हूँ। मेकअप ब्रश जो होते हैं ना उनमें से ब्रश निकाल लेती हूँ। जैसे कि आईब्रो वाला ब्रश आपको नज़र आ रहा है ना, मैं इसके साथ इसकी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रही थी। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा है, ये ब्रश ना बड़ा अच्छे तरीके से अंदर से बाल शाल जो भी धागे वगैरह होते हैं ना रुआं सा वो निकाल देता है, अपने साथ ना चिपका लेता है बस। तो मैं ना इसका इस्तेमाल करके ना अपनी मशीन को शीशे जैसा साफ़ सुथरा कर रही थी। बेबी वाइप्स का इस्तेमाल ना हर जगह पर ही आजकल मैं कर रही हूँ। मसलन ये कि
एक तो बच्चों का डायपर चेंज करने में तो ये होता ही होता है ना, और भी बड़ी चीज़ों में ये काम आता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने मिरर वगैरह साफ़ करना हो तब भी इसको निकाल लेती हूँ, कोई कैबिनेट साफ़ करना हो तब भी इसको यूज़ कर लेती हूँ, कुछ भी इस तरह का काम करना हो ना क्लीनिंग वाला तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। फिर इनके पापा पता है क्या कहते हैं, अभी 2 दिन पहले तो मैंने बेबी वाइप्स ला कर दिए थे कि जाते कहाँ पे हैं, तो मैंने कहा आपके बच्चे हैं उन पर यूज़ हो जाते हैं। फिर मैं उनको रियलिटी बता देती हूँ कि मैं इसको तरह तरह जो है ना क्लीनिंग में यूज़ कर रही हूँ। खैर अब मैंने इसको ऑयल वगैरह अच्छी तरह से दे दिया था मशीन को। अब इसकी फ़िटिंग करके मसलन जितनी इसकी सारी चीज़ें जो मैंने खोली हुई थी उनको बंद करके तो मैं इसको ऑफ़ करके रखने लगी थी। पहले तो मैंने ट्राई मारी है लेकिन ये नहीं चली और मैं ना डर गई। मैंने कहा अपने हस्बैंड को कहा कि ये तो चल ही नहीं रही मशीन को, पता नहीं क्या हो गया, इसको दोबारा से चेक करवा लें या ख़ुद चेक कर लें। तो ना फिर मेरे जहन में आया कि लगता है कि इसको ऑयल की ना ज़रूरत थी, इस वजह से इसको 3-4 घंटे मुझे छोड़ना चाहिए। खैर मैंने इसको ऑफ़ करके फिर रख दिया एक साइड पर। बाद में फिर मैं अपने दूसरे काम करने लग गई थी और यहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा हुआ था। मसलन ये कि धूप वगैरह ना बड़ी अच्छी आ रही है आजकल। तो इसी तरह बारिश अगर हो जाए ना तो फिर ये जो फ्लू वगैरह फीवर वगैरह को जो बच्चों को भी हो रहा है ना, ये सारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। मसलन बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। तो मौसम देख लें, मौसम कितना अहमियत रखता है इंसान की ज़िंदगी में। अच्छा मौसम होना तो इंसान भी खुशगवार होता है, बुरा मौसम होना तो उसका भी असरात इंसान की ज़िंदगी पे पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं शाम होने से पहले कपड़े वगैरह उतारने आई थी। बच्चों वाला घर हो ना तो वहाँ पे डेली मेरा ख्याल है कपड़े लाजमी धुलते हैं, तो मेरे घर में तो लाजमी धुलते हैं। इसीलिए आजकल आपको व्लॉग में कपड़े धुलने के सीन बड़े नज़र आ रहे हैं, इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मेरे पास व्लॉगिंग में सब कुछ मैंने ऐड करना होता है। हर क्लिप्स मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मसलन ये कि जो भी रूटीन में शामिल होती हैं ना चीज़ें, वो एज़ यूजुअल आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो यहाँ पर ना ज़हरा फ़ातिमा आई हुई थी। अच्छा, ज़हरा फ़ातिमा के बारे में आज आपको बताती हूँ कि माशाल्लाह इसने बहुत ज़्यादा ये ब्रेव बच्ची है। अभी आप देखें इसकी एज कितनी है। इसके साथ रिसेंटली हुआ क्या है कि इसकी नोज़ का बड़ा मसला बन गया था ये मासूम सी नन्ही जान के साथ। बच्चे क्या करते हैं कि अपने मुंह में ना बलून्स वगैरह मोती वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल लेते हैं, लेकिन इसका जो ख़तरात होते हैं ना वो पता नहीं होता और बड़ों को भी बाज़ दफ़ा पता नहीं चलता कि बच्चों के मुँह में क्या था। अच्छा, ये ना ज़हरा फ़ातिमा पिछले रिसेंटली दिनों ना बीमार हुई थी, तो ये हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं उनको उनकी मामा चेक करवाने के लिए लेकर गई है। तो वहाँ पर जाके जी इसको फ्लू वगैरह रहता था, तो उन्होंने चेक करवाया ना, तो उन्होंने कहा कि इसके ना नोज़ में कुछ लगता है मसला है, जैसे इसके नोज़ के अंदर कोई चीज़ है। तो कंफर्म नहीं था। फिर उन्होंने ना नेक्स्ट डे बुलाया इसकी मामा को। इसकी मामा भी बड़ी बहादुर है माशाल्लाह से, तो उन्होंने बड़े ना वो ब्रेव बन के सारी बात सुनी डॉक्टर साहब की। और हम भी बड़े परेशान हो गए कि ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी बच्ची है और बहुत ज़्यादा समझदार भी है। समझ ले कि अपने दोनों बहन भाइयों से ज़्यादा मुझे ये वाली बच्ची जो है ना ज़्यादा समझदार लगती है। मसलन अपनी मामा के ज़्यादा अटैच है, तो मामा से प्यार भी बड़ा करती है। तो हुआ ये कि नेक्स्ट डे जब इसको चेक करवाने के लिए दोबारा गई ना इसकी मामा, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके ना नोज़ में जैसे मोती है तो उसका निकालना ज़रूरी है, इसको ना कहीं आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाएं। तो ये फ़ौरन ना इसकी मामा डॉक्टर के पास से उन्होंने मंडे का टाइम दे दिया कि संडे के बाद मंडे वाले दिन ना डॉक्टर्स वहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वहाँ पे इसको चेक करवाएं। खैर इसकी मामा फिर इसको लेकर गई, पापा भी साथ में गए और वहाँ पे डॉक्टर इनको मिले ना, और फिर इनको मिले मंडे वाले दिन डॉक्टर्स वहाँ पे। तो जब इसको चेक किया ना तो पता चला कि इसकी नोज़ के अंदर ना बलून का जो जहाँ पे गिरा लगती है ना बलून को, वो वाला हिस्सा जो है ना इसकी नोज़ में चला गया था। और किस तरह गया कि जब इसकी बीमार हुई थी, ठीक नहीं थी ना, तो इसको वॉमिट आई और वॉमिट के ज़रिए इसकी नोज़ में चली गई वॉमिट, और उस वजह से बलून इसके नाक में चला गया। अब ये बच्ची इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से बहादुर है, मैं कहती हूँ कोई बच्चा इस तरह का होगा कि ये इसने मुझे पता चला आप ही से कि इसने जब अपनी जब इसके नोज़ में से वो निकालने लगे ना सर्जन, तो ये बिल्कुल भी रोई नहीं। होता है ना कि बच्चे चीखे मारते हैं। उन्होंने कहा इसके बाजू वगैरह पकड़ें, टांगे पकड़ें, पेरेंट्स को कहा ना, तो जब उन्होंने पकड़ा ना तो ये बड़े आसान तरीके से मसलन ये लेट भी गई और इसकी आंखों में ज़रा सा भी आंसू नहीं था। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का ये एक करिश्मा था कि इसको बिल्कुल भी पेन मसलन महसूस नहीं हुई। और उन्होंने इसकी नोज़ में से बलून का जब वो हिस्सा निकाला ना, तो जब मुझे पता चला ना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा हाय, इतनी मासूम सी बच्ची के नाक में इस तरह किस तरह जा सकता है। तो हाँ, कहने का मकसद ये है कि अपने बच्चों पे हमें ना गहरी नज़र रखनी चाहिए कि बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अक्सर बच्चों ने ना मुंह में इस तरह की चीज़ें डाली होती हैं जिसके नुकसानात बड़े ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर एक समझ लें कि परेशानी जो है ना वो पेरेंट्स को भी देखनी पड़ती है। बच्चे को तो तकलीफ़ होती है ना, पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार परेशानी इस तरह की दूर हो जाए। तो अपने बच्चों की हमें केयर खुद करनी है। तो आपको बताने का
मकसद ही ये था कि आप भी अपने बच्चों पर ख़ास ख्याल रखा करें, उन पर नज़र रखा करें। अल्लाह ताला आप सबके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखें और ज़हरा फ़ातिमा को भी सेहत याब रखें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बिल्कुल ठीक है और नॉर्मल है, शुक्र अल्लाह का। जिस तरह का ड्रेस मैंने पहना हुआ था ना, उसी कलर की मैंने आज सब्ज़ी तैयार की है। और किसके कहने पे की है? अपने प्यारे से शहज़ादे हस्बैंड के कहने पे की है। शहज़ादे ही होते हैं हस्बैंड, क्योंकि उनको शहज़ादा ही समझना चाहिए, उनको ग़ुलाम नहीं समझना चाहिए। शहज़ादा समझेंगी ना आप अपने हस्बैंड को, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल हो जाएगी। यकीन माने अपने हस्बैंड को इज़्ज़त दिया करें, अपने शोहर को इज़्ज़त दिया करें और इज़्ज़त के काबिल समझा करें। वही इज़्ज़त के काबिल हैं और वही सब कुछ आपको ला कर देने वाले हैं, क्योंकि शोहर के बगैर जो ज़िंदगी है ना औरत की, वो कुछ भी नहीं होती। कोई उनकी इज़्ज़त नहीं करता, औरत की इज़्ज़त होती ही शोहर के साथ है। तो इसीलिए मैं अपने हस्बैंड को शहज़ादा कह के बुलाती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए तो शहज़ादे ही हैं। खैर यहाँ पे ना अब मैं नॉर्मल ही हांडी है, बड़ी आसान है। मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा आसान हांडी है, जो कि पकाने में ना झटपट बन जाती। खैर मैं ना, मुझे टाइम ही रात को मिला है स्टिचिंग करने का और शुक्र है मशीन चल पड़ी थी और मैंने थोड़ा सा जो है ना फ्रॉक का काम किया। मसलन यहाँ पे कटिंग की है। अच्छा, ये फ़्रॉक जो है ना, मैं 7 से 8 साल की बच्ची का, मसलन अरीशा जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है ना, प्यारी बेटी है, उसका मैं फ़्रॉक बना रही हूँ। तो लेंथ का मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, चौड़ाई का भी बता रही हूँ। और ये पैनल वाला फ़्रॉक है जो कि मैंने गाउन स्टाइल में स्टिच करना है। स्टाइल भी बड़ी जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा, फ़िक्र ना करें। स्क्रीनशॉट लेके ना आपने अपने टेलर को बस दिखाना है, टेलर नहीं तो दर्जन को दिखा दीजिएगा। दर्जनें भी आजकल कम नहीं है, वो भी बड़े प्यारे प्यारे से डिज़ाइन जो है ना क्यूट क्यूट से स्टिच करती हैं। तो खैर मैं तो इस दफ़ा सर्दियों में इतने ज़्यादा फैंसी टाइप नहीं स्टिच करूँगी, सिंपल ही करूँगी, क्योंकि मैंने घर में पहनाने हैं अपनी बेटियों को। अच्छा खैर यहाँ पे ना मैं आपको बता रही थी कि मैंने फ़्रॉक का जो इनर, मसलन नीचे वाली जो लाइनिंग होती है ना, उसको भी मैंने कट किया हुआ है। मसलन ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइनिंग वाला नज़र आ रहा है ना, तो ये मैं गाउन के नीचे मसलन अटैच करूँगी। अब आपको मैं किस तरह से समझाऊँ, जब आपके सामने स्टाइल आएगा ना तब आपको आसान से समझ आ जाएगा कि मैंने इसको इस तरीके से कट किया था। बाजू जो है ना, मैंने इसके आगे से फिटिंग वाले रखने थे, क्योंकि इसने ऊपर ना हुड वगैरह जैकेट वगैरह पहननी होती है, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं चुनट वाले बाजू रुकूंगी तो वो तो नज़र ही नहीं आएंगे। तो बस ये आज का व्लॉग होपफुली आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा।